हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है 15 मिनट स्पेशल वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, जॉन कीट्स की आज हम लोग बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट रोमांटिक पोएट। हिज लाइफ लास्टेड ओनली 25 years बट हिज वर्ड्स हैव लिव्ड फॉर सेंचुरीज। तो बिल्कुल सही बात है, एकदम शॉर्ट लाइफ स्पैन था, लेकिन जॉन कीट्स ने इस छोटे से लाइफ स्पैन में ही बहुत अपना बड़ा नाम कर लिया था। एक इम्पॉर्टेंट नाम है। जब हम पढ़ते हैं रोमांटिक एज को, रोमांटिक एरा की बात करते हैं, रोमांटिक पोएट्स में एक बड़ा नाम आता है जॉन कीट्स का। तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। वैसे ही एक इम्पॉर्टेंट नाम है आपके रोमांटिक एज के रोमांटिक पोएट्स में, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट नाम है। तो चलिए देखते हैं जॉन कीट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात आज हम लोग करेंगे, उनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे, कुछ बातें करेंगे और कुछ कोट्स के बारे में, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपके लिए 15 मिनट स्पेशल वीडियो आपके लिए पेश है आपके सामने। तो जॉन कीट्स एक इंपॉर्टेंट रोमांटिक पोएट, जैसे कि हमने बताया। आपके जॉन कीट्स को पहली बात कर लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। सो ही वॉज बोर्न ऑन October 31, 1795 इन लंदन। लंदन में इनका जन्म हुआ था। और इनके साथ क्या हुआ था, इनके फादर की डेथ तभी हो गई थी जब कीट्स जो थे 8 साल के थे। 8 साल की उम्र में ही इनके पिताजी की डेथ हो गई, जब कीट्स सिर्फ 8 वर्ष के थे। फिर इनके माता जी की भी डेथ हो गई थी। हिज मदर डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस व्हेन ही वाज 14। जब 14 इयर्स के थे कीट्स, तब उनकी मदर की भी डेथ हो गई। तो इस तरह से बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में ऐसे उनको लॉसेस देखने पड़े थे। अभी आप आगे भी देखेंगे कि बहुत सारी लाइफ में की परेशानियों के बावजूद, लॉस के बावजूद, बहुत सारे क्रिटिक्स के बावजूद कीट्स ने अपना इतना बड़ा नाम कर लिया था। जब हम बात करते हैं अपने इंग्लिश में पोएट्स की, तो एक बड़ा नाम उनका देखने को मिलता है। So these losses shaped Keats' sensitivity and his views of life's uncertainty. लेकिन तब भी उतने लॉसेस के बाद भी उन्होंने अपने हार नहीं मानी और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, और इतनी सारी पोएट्री लिखी, इतनी सारी पोएम्स लिखी जो आज भी उनके नाम को अमर करती हैं। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट और कुछ पॉइंट्स। और एक बात होता है कि तो ही ट्रेन्ड एज अ मेडिकल अप्रेंटिस, Keats found himself pulled towards poetry. At 18, he knew his path was not medicine but imagination. उन्होंने मेडिकल अप्रेंटिस में भी ट्रेनिंग किया था, लेकिन फिर उनको लगा कि नहीं, मुझे पोएट्री में इंटरेस्ट है। तो उन्होंने उसको छोड़कर फिर अपने पोएट्री लिखने के प्रोफेशन में वापस आ गए। उन्होंने पोएट्री लिखना स्टार्ट कर दिया, जो उनको अच्छा लगता था, जो उनकी लाइफ के लिए जरूरी था, जो उनके लिए मन में उनके बसा था। उन्होंने फिर से पोएट्री लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर आगे बात करें तो Keats entered the literary circle of Leigh Hunt, who published some of Keats' early poems. तो यहाँ पर हम बात करें लीग हंट, तो लीग हंट बहुत सपोर्ट किया उन्होंने जॉन कीट्स को स्टैब्लिश होने में एज अ पोएट। तो लीग हंट एक इम्पॉर्टेंट नाम आते हैं, एक सपोर्टर थे, एक इम्पॉर्टेंट उनका रोल रहा है जॉन कीट्स की लाइफ में। उनको आगे बढ़ाने में, एज अ पोएट स्टैब्लिश करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है लीग हंट में। सो ही established entered the literary critic or literary circle of Leigh Hunt, who published some of Keats' early poems. Keats की कुछ early poems को publish करने में भी जो है लीग हंट का नाम आता है। तो उन्होंने काफी उनकी हेल्प की थी। His talent was unmistakable but critics went harsh. इतने सारे टैलेंट के बावजूद जो है जॉन कीट्स को, जो बहुत ज्यादा क्रिटिक्स को भी फेस करना पड़ा था, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज उनको किया गया था। तो इससे वो क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिक्स भी उनको आए थे उनके सामने। लेकिन ये सब चीजों के बावजूद जो है वो डीमोटिवेट नहीं हुए और अपने आगे बढ़ते रहे, अपने जो है आगे वो बढ़ते रहे पोएट्री लिखने में, अपनी चीजों में हमेशा आगे बढ़ते रहे, और अपना नाम वो है पोएट्री में एक इम्पॉर्टेंट नाम वो इसी वजह से बना पाए। तो ये आपके लिए भी एक बहुत ही मोटिवेशन इनकी लाइफ देती है कि बहुत सारे क्रिटिसाइज आपको किया जाएगा, क्रिटिक्स होंगे, बट फिर भी हमको कभी भी अपनी लाइफ में डिमोटिवेट नहीं होना है और अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ते रहना है, जैसा कि जॉन कीट्स के साथ हुआ। His talent was unmistakable but critics went harsh. Still Keats worked relentlessly determined to perfect his art. तो तब भी वो अपने आर्ट में, अपने काम में वो लगे रहे, वो अपने काम से पीछे नहीं हटे, वो अपने वर्क में लगे रहे। तभी तो आज हम उनको पढ़ते हैं, इतना महान नाम है, इतने महान पोएट्स में उनका नाम आता है। जब हम बात करते हैं जॉन कीट्स की, तो एक इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है। अब आगे बात करें
बहुत सारी प्रॉब्लम्स, परेशानियां, लॉस, क्रिटिक्स, सब कुछ देखने के बाद, झेलने के बाद फिर हम आते हैं कौन सा एक इंपॉर्टेंट ईयर आ जाता है, और वो ईयर था 1819। 1819 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर हो जाता है किड्स की लाइफ का। तो ये ईयर आपको अच्छे से याद रखना है। किड्स की लाइफ का एक इंपॉर्टेंट ईयर था। द ईयर 1819 इज लेजेंडरी डिस्पाइट फाइनेंशियल ट्रबल एंड इमोशनल टर्मोइल। Keats wrote almost all his most famous poems in a single year। एक सिंगल ईयर यानी कि 1819 में ही उन्होंने बहुत सारे अपने वर्क्स को लिखा, और बहुत ज्यादा वो वर्क्स जो हैं उनके पॉपुलर हुए, फेमस हुए, जिनको हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। तो अपने छोटे से लाइफ स्पैन में ही सिर्फ 25 ईयर्स तक ही उनका जीवन रहा जॉन कीट्स का, लेकिन अपने इतने ही समय में उन्होंने अपना इतना बड़ा नाम कर लिया। और 1819 बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट ईयर है, इससे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो 1819 याद कर लीजिए उस ईयर को, जो कीट्स की लाइफ का एक बहुत ही बड़ा जो है ईयर बना। एक ग्रेट ईयर हम बोल सकते हैं कि जॉन कीट्स की लाइफ का एक ग्रेट ईयर साबित हुआ था। कौन सा ईयर? तो 1819। Many poems produce masterpieces over decades, Keats did in months। बिल्कुल सही बात है। बाकी पोएट्स को यहाँ पर डिकेड्स लग जाते हैं मास्टरपीस को लिखने में, लेकिन कीट्स ने इस एक साल में यानी कि इस साल 1819 में ही बहुत सारे इनके मास्टरपीस आए, जो बाकी पोएट्स को मास्टरपीस लाने में डिकेड्स लग जाते हैं, लेकिन कीट्स ने वही कर दिखाया। एक ही साल यानी कि 1819 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स आए। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क्स आए, लेकिन अब उनके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से वर्क जो हैं हमको देखने को मिले जब हम बात करते हैं 1819 की। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या हमको याद रखना है। इंपॉर्टेंट जो वर्क्स आपको 1819 जो इंपॉर्टेंट ईयर था उससे याद रखना है। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट आता है आपका ओड टू अ नाइटिंगेल। एक इंपॉर्टेंट आपकी पोएम है जो देखने को मिली थी आपको 1819 में, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पोएम है जब हम बात करते हैं जॉन कीट्स की, ये लिखी गई थी 1819 में। जैसा कि हमने बताया 1819 एक इंपॉर्टेंट ईयर था और पब्लिश हुई थी इन द ईयर 1820। बहुत ही फेमस पोएम है ओड टू अ नाइटिंगेल, इंपॉर्टेंट पोएम है। और यहाँ पर जो अपने उनके ब्रदर थे टॉम, उनकी डेथ से वो दुखी थे और उन्होंने उसके बाद ये पोएम को लिखा था। तो इंपॉर्टेंट पोएम है। इसकी लाइंस देखिएगा, लाइंस भी इसकी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। तो ओड टू अ नाइटिंगेल को अच्छे से देखिएगा, पोएटिक लाइंस को देख लेगा, इसकी स्टार्टिंग लाइंस, इसकी कंक्लूडिंग लाइंस को ध्यान दीजिएगा। इस पोएम में किस बारे में बात होती है ये सब भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसा हमने बताया कि जब अपने उनके फ्रेंड, उनके जो भाई थे, उनकी डेथ हो गई टॉम की, तब उन्होंने ये पोएम को लिखा था। तो ओड टू अ नाइटिंगेल एक इंपॉर्टेंट पोएम है जब हम बात करते हैं कीट्स की, जॉन कीट्स की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, अनदर इंपॉर्टेंट पोएम, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ये भी आपके इंपॉर्टेंट पोएम है जब हम बात करते हैं जॉन कीट्स की। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत पता चलेगा। ये भी 1819 में ही लिखी गई थी, जैसा कि हम 1819 की ही बात कर रहे हैं, इसीलिए हम बार बार आपको 1819 बोल रहे हैं, जिससे कि आपको कभी भी इससे क्वेश्चन आए तो कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, अनदर इंपॉर्टेंट पोएम बाय जॉन कीट्स, रिटन इन द ईयर 1819। इसमें भी बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको याद रखना है। और यहाँ पर कीट्स ने अर्न को सिल्वर हिस्टोरियन बोला है, ये लाइंस भी, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, तो ये बात आपको याद रखना है। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ये एक फेमस लाइन है आपके ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की, जो आपको अच्छे से याद रखनी है। और अपने हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोस अनहर्ड आर स्वीटर, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइंस जो आपके ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में है और आपके एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं, जो आपको याद रखनी है। तो ये हो गया सेकेंड वर्क, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। अब आगे बढ़ते हैं, आपका थर्ड वर्क आ जाता है ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम अनदर इंपॉर्टेंट वर्क, ये आपको याद रखना है। इसको मोस्ट परफेक्ट ओड माना जाता है जॉन कीट्स की, तो ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा, मोस्ट परफेक्ट ओड, तो वह ओड आपकी होती है ओड टू ऑटम, इसको माना जाता है।
सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, इसकी ये ओपनिंग लाइंस हैं। तो अनदर इंपॉर्टेंट पोम जो आपको याद रखना है, अनदर इंपॉर्टेंट ओड जो आपकी जॉन कीट्स की इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है, सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ठीक है, याद रखिएगा कि ये टू ऑटम की आपकी ओपनिंग लाइंस हैं। तो ओपनिंग लाइंस वैसे ही इंपॉर्टेंट होती हैं और ये लाइंस आपके एग्जाम में पूछी जाती रही हैं, पूछी जाएंगी, तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इसको भी याद रखना है। फिर आगे बढ़े तो इसमें यहाँ पर नेक्स्ट आपका है ओड ऑन मेलंकली। अनदर इंपॉर्टेंट ओड, ओड ऑन मेलंकली बाय जॉन कीट्स, जिसको आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट आपकी ओड है ओड ऑन मेलंकली, ये आपकी 1819 में आई थी। शी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई, तो एक इंपॉर्टेंट आपकी ओड है ओड ऑन मेलंकली। उसके बाद आपकी आती है ओड टू इंडोलेंस। ओड ऑन इंडोलेंस, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट ओड है जब हम बात करते हैं जॉन कीट्स की। ये भी आपकी 1819 में आई थी, तो ये 1819 आपको नहीं भूलना है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। 1819 आपको अच्छे से याद रखना है। सारी ओड्स आपकी 1819 की हैं। इंपॉर्टेंट रोल रहा है 1819 का जॉन कीट्स की लाइफ में, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें आपकी इंपॉर्टेंट लाइन्स आपको देखनी है। ओड ऑन इंडोलेंस इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें आपको देखना है, इंपॉर्टेंट आपका वर्क है। इसके बाद ओड टू साइक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपके सारे वर्क जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। कुछ और बात करें तो ला बेला डेम्स एंड मर्सी, अनदर इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ जॉन कीट्स जो एग्जाम में पूछा जाता रहा है। द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, द ला बेला डेम्स एंड मर्सी, ये आपको याद रखना है। और इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस इसमें भी हैं। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, ये आपके इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत सी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, तो इनकी लाइंस पे गो थ्रू करिए, पूरी पोएम को अच्छे से पढ़िए, लाइन बाय लाइन उसको देखिए, क्योंकि ये कुछ सारे ही वर्क जॉन कीट्स के इंपॉर्टेंट हैं। अपनी छोटी सी ही लाइफ में उन्होंने इतने अच्छे वर्क लिखे हैं जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं और हमारे सिलेबस के लिए, हमारे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक इंपॉर्टेंट नाम आता है जॉन कीट्स का, तो ये आपको सारे ही वर्क याद रखने हैं। नेक्स्ट इज द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, अनदर इंपॉर्टेंट वर्क जो भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपका लैमिया है, वो भी इंपॉर्टेंट वर्क है। हाइपरियन है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारी ही चीजें आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। सारी चीजों को जो है आप लोग अच्छे से याद रखेंगे तो एग्जाम में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे ही वर्क जितने लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में कभी ना कभी आपसे पूछे जाते रहे हैं, तो इसलिए हमने सारे वर्क याद सामने आपके लिखे हैं। 1819 तो ईयर आपको अच्छे से याद रखना है और सारे वर्क को बढ़िया से याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। एक वर्क है एंडिमियन, वो भी याद रखिएगा। इस वॉज डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन। तो किसी वर्क, अगर किसी पोएट ने कोई वर्क लिखा है, कोई पोएम लिखी है और वो किसी को डेडिकेट की हुई है, तो वो फिर से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि वो पोएम किसकी है, तो कीट्स की, जैसे कि हमने बताया कीट्स की पोएम है जो डेडिकेटेड है थॉमस चैटरटन को। तो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जब हम बात करते हैं जॉन कीट्स की। ठीक है, क्लियर है? आप लोगों को अच्छे से ये सारे पॉइंट्स बढ़िया से याद रखना है, एग्जाम के लिए जरूरी है। अब कुछ कोट्स देख लेते हैं भाई, जिनको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है अपने एग्जाम के लिए। माय हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स, इंपॉर्टेंट। ओ टू अ नाइटिंगेल से आपकी ये लाइंस हैं। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। अनदर इंपॉर्टेंट लाइंस, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस टू ऑटम की ये लाइंस। तो ये तीनों ही आपकी जो लाइंस हैं इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं, तो ये तीनों ही लाइंस अच्छे से याद कर लीजिए। आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये सारी ही लाइंस, तो आपको जानना जरूरी है। अब आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ थीम्स जो आपको देखने को मिलती हैं कीट्स की पोएट्री में। क्या थीम्स आती हैं, तो जैसे ब्यूटी, ट्रांजिएंट एंड मॉर्टैलिटी, sensory richness, negative capability, these are some of the themes in Keats poetry जो आपको जानना जरूरी है। तो ये सब पॉइंट्स आपको दिमाग में ध्यान रखने हैं, हमेशा याद रखने हैं, ये सब आपके एग्जाम में काम आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। In 1820 Keats discovered he had tuberculosis, the same disease that killed his mother and brother. ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा डिजीज था कीट्स की फैमिली में जिससे कीट्स की भी डेथ हुई, उनकी मदर की भी और उनके ब्रदर की भी, जो ब्रदर टॉम थे उनकी भी डेथ जो है सेम डिजीज ट्यूबरकुलोसिस से हो गई थी। तो 1820 में कीट्स को ये बात पता चली और फिर February 23, 1821 वो दिन था
जो सिर्फ 25 साल की उम्र में ही जॉन कीट्स की डेथ हो जाती है। तो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से जॉन कीट्स की डेथ हो गई थी। और ऑन हिज टोम्बस्टोन ही रिक्वेस्टेड दिस वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, इन वर्ड्स को उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि उनके टॉम्बस्टोन पर लिखा जाए, Here lies one whose name was written in water। वेरी इंपॉर्टेंट कोड जो आपको याद रखना है। उनके टॉम्बस्टोन पर क्या लिखा था, क्या उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, क्या लिखाया गया था, तो Here lies one whose name was written in water। ये भी अच्छे से आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें टुडे, जॉन कीट्स इज वन ऑफ द ग्रेट पिलर्स ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्री। His poems remind us that life is short but beauty infinite। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के जो 15 मिनट वीडियो में जॉन कीट्स के बारे में जाना, सारी इंपॉर्टेंट बातों को कवर किया। तो ये सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे और ये आपको इंस्पायर भी करते हैं कि भले लाइफ छोटी थी लेकिन अपनी छोटी सी लाइफ में ही बहुत सारे इन्होंने वर्क्स लिखे और अपना एक नाम बनाया, अपना एक स्थान बनाया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट नाम है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।